नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम विस्फोट में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में जंग की आग में फिलहाल जो ब्रेक लगा हुआ है उसको लेकर के। लेकिन वार्ता विफल हुई और अब अमेरिका ने हॉर्मुज ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस ब्लॉकेज के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की योजना बनाई है, लेकिन अमेरिका के इस ऐलान से दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हॉर्मुज से तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया को जाता है। लिहाजा उनमें महंगाई का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इस बारे में आज हम आपको डिटेल जानकारी देंगे कि हॉर्मुज अगर अमेरिका भी ब्लॉक करने के बारे में सोच रहा है तो उससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते का जो सीज फायर का ऐलान किया था उसके बारे में। वार्ता की टेबल पर दोनों देश आए, बातचीत हुई, सकारात्मक माहौल बनने का दावा हुआ, लेकिन आखिरकार ये वार्ता विफल हो गई। दोनों ही पक्ष किसी भी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं। खबरें तो ऐसी भी है कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया। वार्ता के विफल होने के बाद जहां एक तरफ अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की आशंका बढ़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कार्रवाई को तैयार नजर आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि वार्ता विफल होने के पीछे आखिरकार किसका हाथ रहा है और अगर अब ये मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वहीं अगली बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में विफल वार्ता के बाद जो तनाव बढ़ा है उसके बारे में। पुतिन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है और इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन के ट्रंप और ईरान दोनों से ही संबंध अच्छे हैं। यूक्रेन से समझौते के दौरान ट्रंप का झुकाव रूस की ओर रहा है, तो खामनेई का साथ देने का ऐलान दूसरी तरफ पुतिन कर रहे हैं। इस खबर के बारे में भी आज हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अभी की बड़ी खबर क्या है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। और बड़ी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण युद्ध विराम को लेकर के पेजेश्कियान दावा कर रहे हैं कि यूएस तानाशाही वाली सोच छोड़े तो समझौता संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान ने दरअसल ये पूरा का पूरा आरोप अमेरिका के ऊपर मढ़ दिया है कि जो वार्ता इस्लामाबाद में फेल हुई है उसके लिए दरअसल अमेरिका जिम्मेदार है। पेजेश्कियान की तरफ से यह दावा किया गया है कि पूर्ण युद्ध विराम तभी हो सकता है जब यूएस अपनी तानाशाही वाली सोच को छोड़ेगा, और तभी इसके बाद समझौता भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो बयान आ रहे हैं उसमें सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि एंड मूवमेंट पर बहुत सारी शर्तों को बढ़ा दिया गया था अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से ये वार्ता विफल हुई है। मसूद पेजेश्कियान इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अगर यूएस तानाशाही छोड़ेगा तभी किसी समझौते पर बातचीत संभव है। यानी अगर ये वार्ता फेल हुई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ इसलिए है क्योंकि ये ईरान का कहना है कि उसने बातचीत की टेबल पर आकर के कुछ और शर्तें, कुछ और सैंक्शन बढ़ाने की कोशिश की है, जो कि ईरान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इस वजह से हमें वार्ता की टेबल से पीछे हटना पड़ा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अब हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। एक तरफ पहले ही ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हॉर्मुज को हम तब तक बंद रखेंगे जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता। अमेरिका ने उसमें एक और अड़ंगा लगा दिया कि अब हम हॉर्मुज को खुलने ही नहीं देंगे। कल तक जो अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था कि हॉर्मुज खोलो, हॉर्मुज खोलो, आज वही अमेरिका ये कह रहा है कि हम हॉर्मुज को खुलने नहीं देंगे। हालांकि इसमें अमेरिका का भी पूरा बिजनेस नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो पहले ही बयान आ चुके हैं कि जिससे तेल चाहिए वो अमेरिका से खरीदे, हमारे पास सबसे अच्छा तेल है। हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका का ये कहना था, हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ 1% का ही तो आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या, हमारे पास बहुत सारा तेल है। वेनेजुएला उन्होंने पहले ही हथिया लिया है, तो अब उनके पास तो तेल की कमी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को अमेरिका इस संकट में डालने के बारे में मजबूती से अपनी सोच साझा करते हुए नजर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि हॉर्मुज को हम नहीं खुलने देंगे। और इसका सीधा सीधा जो असर है वो यूरोप पर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा, एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल का आदान प्रदान इन्हीं यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही होता है। अब खबर एक और बड़ी आ रही है कि इजराइल ने मोसाद का जो नया चीफ है वो अपॉइंट कर दिया है, नया चीफ बनाया गया है। नेतन्याहू ने रोमन गॉफमैन को नया चीफ बनाया है। ये उनकी तस्वीर है, रोमन गॉफमैन, जो कि मोसाद के नए चीफ बनाए गए हैं। पुराने वाले चीफ 5 साल तक अपने पद पर रहे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है।
नया चीफ अपॉइंट किया गया है रोमन गॉफमैन को। मोसाद की भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। आयतुल्लाह अली खामनेई की परफेक्ट लोकेशन ट्रैक करने से लेकर के अंदरूनी जितने भी ईरान के अंदर हमले किए गए हैं वो इसीलिए सही तरीके से, सफल तरीके से हो पाए क्योंकि CIA और मोसाद के एजेंट्स ने अपनी भूमिका 100% खरी वाली निभाई है। अब दो खबरें आ रही हैं कि एक तरफ पेजेश्कियान पूरा आरोप मरते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो वार्ता फेल हुई है उसकी सीधी वजह अमेरिका है। दूसरी तरफ इजराइल ने एक नई तैयारी कर ली है मोसाद का चीफ बदल करके। नेतन्याहू पहले ये कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले नहीं रोकने वाले, लेकिन इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में जो 2 हफ्ते की शांति विराम की बात कही जा रही थी उसे माना यह जा रहा है कि वो कभी भी टूट सकता है क्योंकि ये बातचीत फेल रही है। और ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर हमने सोच लिया तो हमें 1 घंटा नहीं लगेगा ईरान को बर्बाद करने में, और अब वो उसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसके जवाब में अब ईरान ने भी तैयारी कर ली है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद भी होर्मुज पर संकट गहरा गया है। अमेरिका ने होर्मुज ब्लॉक करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि आम नागरिक जहाजों के लिए होर्मुज खुला रहेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गालिबफ ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप तर्क के साथ आगे आएंगे तो हम भी वैसे ही पेश आएंगे। ईरान के IRGC ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट आम नागरिक जहाजों के लिए खुला है। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं तो होर्मुज से उन्हें सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा, लेकिन किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ईरानी नेवी एक अमेरिकी युद्धपोत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। वीडियो में IRGC का एक अधिकारी अमेरिकी जहाज को रास्ता बदलकर हिंद महासागर की ओर लौट जाने को कहता दिखाई देता है। दूसरी तरफ से एक महिला का जवाब आता है कि गठबंधन युद्धपोत 121 है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने ट्रांजिट रास्ते पर है। हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के झंडे वाले 2 तेल टैंकर वापस लौटाए गए। ये टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ता बदल दिया। जहाजों का नाम खैरपुर और शालीमार बताया जा रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज पर टोल वसूली को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने टोल टैक्स को अवैध बताया। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी देने का वीडियो जारी किया। हालांकि अमेरिका ने ऐसी घटना की पुष्टि नहीं की है। इजराइल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया है, और ये हमला इस बार नबी तीह शहर और मैफा दोन कस्बे पर किया गया है। इजराइल बार बार साउथ लेबनान पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी उसने जो हमला किया है वो हवाई हमला किया गया है, और ये हमला नबी तीह शहर और मैफा दोन कस्बे में किया गया है। जिसके बाद ये जो तस्वीरें आई हैं धूल भरी, ये धुएं भरी, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद की है जो हवाई हमला हुआ। उसके बाद शहर में हालात, इस कस्बे में हालात कैसे बन गए हैं। साउथ लेबनान पूरा का पूरा, बेरूत पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वहां की तस्वीरें बार बार ऐसी ही आती है कि हर जगह सिर्फ आग और धुएं के गुबार रह गए हैं। उसे बुझाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन लोगों को भी जैसे आदत सी हो गई है कि अब ये चलता रहेगा, रुकने नहीं वाला है। लोग कहीं पर तो भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं, तो कई जगह एकदम नॉर्मल नजर आते हैं कि हाँ चीजें चल रही हैं, चलने दो, क्योंकि ये रुकने नहीं वाली है। पहले ही नेतन्याहू की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम ये हमले हिजबुल्लाह पर
लेबनान पर बंद नहीं करने वाले हैं। हालांकि कल यानी 14 अप्रैल को एक वार्ता अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच में भी होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है अब जरा देखना होगा कि ये बातचीत होती भी है या नहीं होती। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें लगातार लेबनान से इसी तरीके से सामने आ रही है। वहीं एक और खबर है जो कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो सकती है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है और ये बातचीत इसीलिए हो रही है कि किसी तरीके से ये जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम है उसमें सब कुछ सुलझाने का प्रयास किया जाए। तनाव खत्म करना चाहते हैं कई देश। वहीं तनाव खत्म करने के लिए ये वार्ता हो सकती है और पहले भी जब ये इस्लामाबाद में बातचीत होने वाली थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक दौर की वार्ता नहीं है कि यहाँ पर होगी और उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि दोबारा से बातचीत करने का प्रयास किया जाए। हालांकि ट्रंप की तरफ से आ रहे बयान कई बार इन खबरों को पूरी तरीके से विराम लगाते हुए नजर आ जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें 1 घंटा मिल जाए, हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो, अमेरिका भी चाहता है ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो। दोनों ही अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान अभी भी सुलग रहा है। लेबनान में कुछ भी नहीं संभला है। लेबनान को लेकर ईरान की जिद है कि उसे भी शामिल किया जाए शांति वार्ता में। ऐसे में अमेरिका में होने वाली बातचीत क्या होगी या नहीं होगी उस पर भी संशय है। वार्ता विफल होने के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रेशर बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है। अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये नाकाबंदी पूरी तरीके से नहीं की जाएगी, ये भी कहा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का नया चैप्टर शुरू हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज को आम जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे कि वो हॉर्मुज को खोल दे, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में साफ कहा कि अमेरिकी नौसेना अब इस जलमार्ग में आने जाने वाली सभी जहाजों को रोकेगी। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि वो पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा है। यानी जो जहाज ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस नाकाबंदी का असर उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान से तेल खरीदते हैं या ईरानी पोर्ट से जुड़े व्यापार में शामिल हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि ऐसे जहाजों को रोका जा सकता है जो ईरान को किसी तरह का आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं। दरअसल अमेरिका भी ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान की तेल से होने वाली आय को रोकना चाहता है, क्योंकि यही उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य गतिविधियों की रीढ़ है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों से ईरान टोल ले रहा है, जिससे उसकी कमाई बढ़ रही है। वो $20 लाख तक एक जहाज से कमा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ईरान की फंडिंग रुकती है तो वो बातचीत में झुक सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल परिवहन मार्ग माना जाता है। ये पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसी रास्ते से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। अगर इस रास्ते में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और हॉर्मुज एक बार फिर से बंद करने की तैयारी की जा रही है। अब कैसे ये तैयारी की जा रही है, चलिए वो आपको बता देते हैं। यूएस ने ईरान पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है और ईरान से आने और जाने वाले जो जहाज है उन्हें रोकने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये यूएस कर रहा है। दरअसल अब यूएस ने कहा है कि हम ईरान पर शिकंजा कसेंगे और उसी के तहत ये तैयारी की जा रही है। ईरान ने सभी आने जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरान से कारोबारी रिश्ते रखने वाले देशों पर भी इसकी वजह से हालांकि प्रभाव पड़ेगा। ईरान को आर्थिक फायदा पहुंचाने वाले देशों पर भी असर पड़ेगा और ईरान के तेल कारोबार पर रोक का सीधे सीधे जो प्रेशर है वो उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला है। यह आर्थिक दबाव की रणनीति है जो कि अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है। अब खबर यह है कि ईरान में लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये
क्यों सड़कों पर उतरे हुए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है कि ईरान में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है। ईरानी लोगों ने सेना के समर्थन में दरअसल ये प्रदर्शन करना शुरू किया और अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका इजराइल के खिलाफ उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं, बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया कि लोग सड़कों पर निकल करके अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नजर नहीं आया। शुरुआती तौर पर बिल्कुल नजर आया था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी पलटी हुई नजर आती है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को जा करके रिपोर्टिंग करने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, इसलिए जो रियल सिचुएशन है वो बाहर ही नहीं आ पा रही है। पक्ष वाली खबरें लगातार बाहर आ रही हैं कि उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, IRGC के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर ईरान के अंदर ईरान की सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती है, क्योंकि ईरानी मीडिया के अलावा और किसी को भी वहां पर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध विराम जरूर हुआ है 2 हफ्ते का, लेकिन युद्ध टल गया है ये कहना गलत होगा। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की चेतावनी अब सामने आई है। बी गालिबाफ कह रहे हैं कि अमेरिकियों को चेतावनी दे रहे हैं, वो अमेरिका को चेता रहे हैं, आज के पेट्रोल के दाम एंजॉय कर लो। ये बी गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। $104 प्रति गैलन पहुंच गए हैं। जल्द ही 4 से 5 प्रति गैलन डॉलर बढ़ने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। हालांकि अमेरिका में तो पहले से ही जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब भी गालिबाफ कह रहे हैं कि आज जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि बहुत जल्द हम 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन बढ़ाने वाले हैं। और ये अभी की जो मैं कीमतें आपको बता रही हूं उसमें ही 70% तक का इजाफा देखने को मिला था, जिसमें अमेरिका में जो कीमतें हैं वो $3 प्रति गैलन तक तो पहले ही पहुंच चुकी थी। अब ये कहा जा रहा है बी गालिबाफ की तरफ से कि जल्द ही ये कीमतें 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन हो जाएगी। और ये तुम्हें याद रहेगा, ये अमेरिका जो आगे आकर के सीना तान के कह रहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पर्याप्त तेल है, हमारे पास वेनेजुएला है, अब उससे दरअसल असलियत याद दिलाई जा रही है बी गालिबाफ की तरफ से। संसद स्पीकर है बी गालिबाफ, जो कि इस पूरी वार्ता में शामिल होने के इस्लामाबाद में भी मौजूद रहे थे। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें याद दिलाएंगे गैलन में किस तरीके से हम पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। हॉर्मुज दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई का अहम रूट है। पहले ईरान ने इस पर शिकंजा कसा और अब अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। इससे असर हर देश पर पड़ने वाला है। हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई का एक अहम रूट है। यहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ये जलमार्ग मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान काफी अहम हो गया है। अब तक ईरान इस रास्ते पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने इस रास्ते में ब्लॉकेट की घोषणा की है। हालांकि ट्रम्प ने ईरान से आने और जाने वाली जहाजों को रोकने का ऐलान किया है, लेकिन इस चेतावनी से दुनिया टेंशन में आ गई है। ट्रम्प की धमकी के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। एक बार फिर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। दरअसल हॉर्मुज के रास्ते एशिया से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। जंग की वजह से अब तक कई एशियाई और अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलिया में हालात खराब हो चुके हैं। कई जगह तो तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। हॉर्मुज पर संकट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं ईंधन की कमी की आशंका से डिमांड में करीब 1000% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। जेट ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए 10 से 20% तक बढ़ गए। वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों में 20% और डीजल में 34% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। यह पेट्रोल की मांग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने का सुझाव दिया। उधर कंबोडिया में तो 68% तक पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखा गया। फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया गया।
म्यांमार और थाईलैंड में ईंधन की भारी किल्लत की वजह से राशनिंग और गाड़ियों के लिए ऑड इवन जैसे नियम लागू किए गए। मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के चिप निर्माण उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि तेल के साथ साथ हीलियम और सल्फर जैसी गैसेस की सप्लाई प्रभावित हुई है। खाड़ी देशों से आने वाली फर्टिलाइजर महंगी होने से इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कृषि प्रधान देशों में खाद की कीमतें 40 से 120% तक बढ़ गई हैं। तेल की कीमतों में पहले ही आग लगी हुई है, उसके बाद ईरान की तरफ से एक घोषणा की जाती है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक घोषणा की जाती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में हाहाकार वाली स्थिति बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है और वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे में 32% में बढ़ोतरी कर दी गई है पेट्रोल की कीमतों में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। ईंधन की मांग में करीब 1000% तक की बढ़ोतरी हुई है। कई पेट्रोल पंपों के बंद होने की खबर है और करीब 90% रिफाइंड फ्यूल का यहां पर आयात होता है। इसके अलावा ATF यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने से 10 से 20% तक अंतर्राष्ट्रीय किराया बढ़ गया है। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस में सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था। हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करे सरकारी दफ्तर में। वियतनाम में क्या स्थिति है? पेट्रोल की कीमतों में 20% का इजाफा हुआ है। डीजल की कीमतों में 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा कंबोडिया में पेट्रोल की कीमतों में 65% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे लाओस की। वहां पर भी ईंधन की कीमतों में 33% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। म्यांमार और थाईलैंड में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ पर ईंधन की किल्लत के कारण राशनिंग लागू किया गया है। गाड़ियों के लिए ऑड इवन नियम तक लागू कर दिया गया है। ऑड इवन नियम से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और इसे एक बार फिर से म्यांमार और थाईलैंड में लागू किया गया है, ताकि जो पेट्रोल डीजल है उसे किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया जा सके, उसे बचाया जा सके। अब आपको एक और खबर बताते हैं कि सऊदी अरब पहुंचा हुआ है अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान। KC-135 एक बार क्रैश भी हुआ था, आपको याद होगा, फ्यूल टैंकर विमान है ये, लेकिन ये एक बार फिर से सऊदी अरब पहुंचा दिया गया है। तो तैयारी क्या फिर से एक बार कर दी गई है युद्ध की? ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पहुंचा हुआ है। विमान पर ईरानी मिसाइल के निशान हैं और मिसाइल के छर्रों से विमान में छेद हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। ये वो विमान है, इसमें आपको सीधे सीधे ये जो छर्रे हैं ये नजर आ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ईरानी मिसाइल ने इसे भेदा है, जिसकी वजह से इस पर ये छर्रे लगे हुए हैं। KC-135 को निशाना बनाया गया था, ऐसी जानकारी पहले ईरान की तरफ से दी गई थी। KC-135 पहले एक बार फ्यूल विमान जो है ये क्रैश भी हुआ था, इसकी जानकारी भी आई थी, लेकिन उन सब के बीच में KC-135 को निशाना बनाया गया है। ये खबरें ईरानी मीडिया के हवाले से दी जानी शुरू कर दी गई थी। एक और विमान KC-135 की जो ये फोटो सामने आई है, जो ये वीडियो सामने आया है, विजुअल सामने आया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसे ईरान की ही मिसाइल ने भेदा है, जिसकी वजह से इसमें जगह जगह पर इस तरीके के निशान नजर आ रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ अब आगे हो रहा है। एनर्जी को बचाने की जो मुहिम है वो हर तरफ से शुरू कर दी गई है। इजराइल की लेबनान को चेतावनी अब जारी कर दी गई है। इजराइल कह रहा है कि एनर्जी मिनिस्टर का बयान सामने आया इजराइल के। अब इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर लगाम लगाए लेबनान। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। हिजबुल्लाह पर रोक नहीं लगी तो लेबनान में तबाही होगी और तबाही हो रही है। अब ये कहा जा रहा है उनके एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से कि अगर आपने हिजबुल्लाह पर लगाम कसनी शुरू नहीं की तो हम ऐसा ही हाल कर देंगे। ये देखिए, आपको बिल्डिंग पूरी ऊपर से नीचे तक कोलैप्स नजर आएगी। इस बिल्डिंग में अगर कोई रह रहा होगा, कोई अगर अंदर रहा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। लेकिन लेबनान से, बेरूत से जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ले, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ एक ऐसा संगठन या प्रॉक्सी ग्रुप बनकर के नहीं रह गया है जो कि दूसरे देशों पर हमले करता है, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसके साथ ही हिजबुल्लाह अब लेबनान की सरकार में पूरी तरीके से एंटर कर चुका है। वहां पर उसकी खुद की एक राजनीतिक पार्टी है और कई बार वो सत्ता में आने की कोशिशें भी करता है, चुनाव भी लड़ता है। ऐसे में लेबनान की सरकार उन पर लगाम लगा ले, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये कहा गया है इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से कि हिजबुल्लाह पर लगाम लगाए लेबनान सरकार।
अगर ऐसा लेबनान की सरकार की तरफ से नहीं किया गया, हिजबुल्लाह पर रोक नहीं लगाई गई, तो लेबनान में हम और ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ ईरान ने किस तरीके से KC-135 को छेद दिया है, दूसरी तरफ तस्वीर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह को लेकर के जगह जगह पर लेबनान में हमले हो रहे हैं, जिस पर इजराइल ये बयान जारी कर रहा है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे लेबनान की गवर्नमेंट, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो अभी भी और ज्यादा भयंकर तबाही हम लेकर के आएंगे। और यही तो नेतन्याहू की तरफ से दोहराया गया था जब ये पूरी बातचीत इस्लामाबाद में चल रही थी कि हम लेबनान पर हमले नहीं बंद करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता कामयाब नहीं हो पाई है, हर कोई ये जान चुका है। ईरान ने यह दावा कर दिया है कि इस वार्ता को नाकाम करने के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, लेकिन अमेरिका कैसे जिम्मेदार हो गया, उसने आखिरकार वो कौन से पॉइंट्स है जो एंड मोमेंट पर रख दिए शर्त के तौर पर, वो आपको दिखाते हैं। هيدا فيديو مباشر من الكون. طلعت अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल हो गई। जहां एक और अमेरिका ने ईरान पर एक्शन का मूड बना लिया है, तो वहीं ईरान ने वार्ता विफल होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने खुलासा किया कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता कुछ इंच दूर होते हुए भी विफल रही। उन्होंने अतिरिक्त मांगों, बदलते लक्ष्यों और नाकाबंदी को वार्ता की नाकामी की मुख्य वजह बताया। अब्बास अरागची ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बस कुछ इंच ही दूर थी, तभी उन्हें ज्यादा मांगों, बदलते लक्ष्यों और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अरागची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ तकरीबन 50 सालों में सबसे ऊंचे स्तर की बातचीत की। इस दौरान युद्ध खत्म करने के नेक इरादे से चर्चा की गई। अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि वार्ता के दौरान समझौता होने से दोनों ही देश केवल कुछ ही दूर थे। लेकिन तभी ईरान को हद से ज्यादा मांगे, बदलते टारगेट और रुकावटों का सामना करना पड़ा। अरागची ने बयान से कुछ घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी संकेत दिया था कि अभी भी कोई समझौता हो सकता है। लेकिन उन्होंने अमेरिका से अपनी तानाशाही छोड़ने और ईरान के अधिकारों का सम्मान करने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी तानाशाही छोड़ देता है और ईरान के अधिकारों का सम्मान करता है तो समझौते तक पहुंचने के रास्ते निश्चित रूप से मिल जाएंगे। पेजेश्कियान ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों की तारीफ की। उधर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान ने एक समझौता करने की ख्वाहिश के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन उसे दूसरी तरफ भरोसा नहीं था। अब ये शांति वार्ता तो पूरी तरीके से फेल हो गई है, लेकिन ये शांति वार्ता जो फेल हुई है उसके बाद क्या खेल होगा वो भी जरा देखना होगा। इस बीच खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। दरअसल इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो वैश्विक सप्लाई पर पड़ने वाला है। इसकी वजह से वैश्विक सप्लाई धीमी हो सकती है। समुद्री व्यापार में बीमा लागत बढ़ सकती है, जो अभी भी बढ़ी हुई नजर आती है। शेयर बाजार में गिरावट आने की आशंका है। इसके साथ ही जो विकासशील देशों के लिए ये संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है अगर ऊर्जा का ये खेल इसी तरीके से चलता रहता है, ऊर्जा का व्यापार इसी तरीके से प्रभावित होता है, तो विकासशील देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। खबर यह है कि ईरान का अमेरिका पर तंज देखने को मिला है। वीडियो के माध्यम से अमेरिका पर यह तंज कसा गया है। आपको बताएं कि ईरान ने एक और वीडियो जारी कर दिया है, अमेरिका को घेरा है। अमेरिका पर तंज कसे हुए हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर के उनकी तरफ से ये तंज कसा गया है। उन्होंने कुछ इस तरीके से AI का वीडियो जारी किया है, जिसमें एक गेम के माध्यम से वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कोशिश करते हैं कि हॉर्मुज में वो अपने झंडे गाड़ दे, लेकिन ईरान की सेना भी उसी तरीके से आगे बढ़ती है। ईरान का झंडा आप देख सकते हैं, ये एक गेम बना करके उन्होंने दरअसल एक तंज कसने की कोशिश की है, जिसमें वो अमेरिका के जहाज को डुबो देता है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और ये सब कुछ ईरान अपने गोला बारूद का इस्तेमाल करके करता है। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं तस्वीर,
ये तस्वीर यूएसए के विमान की है, जिससे निशाना ये ईरान का विमान है उससे बनाते हुए दिखाया गया है। ईरान के जो सैनिक हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार कैसे एआई का इस्तेमाल करके ये वीडियो गेम के माध्यम से कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की एक कैप पहना दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी तरफ से ये आदेश जारी किया जा रहा है कि हॉर्मुज में अमेरिका की जो सेना है वो आगे बढ़े। अब अमेरिका की सेना आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो सेना है वो उसे घेर लेती है। वीडियो गेम के माध्यम से भी इस पूरी लड़ाई को वो लड़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालांकि प्रोपेगेंडा वॉर है, लेकिन ये इसी तरीके से चलती है जब दूसरे देश को उसकी जगह दिखानी होती है, और यही ईरान इस पूरे युद्ध में बार बार करते हुए नजर आ रहा है। खबर यह है कि यूरोप में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। हंगरी में चुनाव हार गए हैं विक्टर ऑर्बन। यूरोप में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है कि हंगरी में विक्टर ऑर्बन चुनाव हारे हैं। लोगों ने पोस्टर लगा करके बागयार की जीत का जश्न मनाया है। ये खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्बन का समर्थन किया था। यूरोपीय संघ की नीतियों का उनकी तरफ से विरोध किया गया था। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग चुनाव में जीत के बाद हंगरी में क्या हालात बने हुए जरा वो देख लीजिए। लेकिन जिन्हें समर्थन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे वो चुनाव हार चुके हैं। ये एक झटका भी है यूरोपीय संघ को लेकर के। अमेरिका को एक ये बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को लगा था कि वो अपनी नीतियों के हिसाब से हंगरी को राजी कर लेगा, लेकिन हंगरी में उसके उलट पुलट कुछ और ही खेल हो गया है। हंगरी से ये बेहद शानदार तस्वीरें आ रही हैं, जहां लोग चुनाव जीतने के बाद कुछ इस तरीके से सड़कों पर उतर करके जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीटर माग्यार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, और पीटर माग्यार की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ऑर्बन का समर्थन किया गया था, जो कि यूरोपीय संघ की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के लिए ये एक और बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि उनके साथ ना तो नेटो खड़ा हुआ है, ना ही यूरोपीय कंट्रीज खड़ी हुई हैं इस पूरे युद्ध के दौरान। मिडिल ईस्ट में तनाव दूर करने के लिए बातचीत की गई, विफल हो गई, जिसके बाद अब एक बार फिर से जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रपति पुतिन मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। जंग फिलहाल तो थम गई है, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद अब उसके दोबारा धधकने की आशंका भी जताई जा रही है। इस बीच खबर है कि ईरान का पुराना सहयोगी रूस मध्यस्थता कर सकता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत के दौरान ये पेशकश की। बताया जा रहा है कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि वो इस जंग के राजनीतिक और कूटनीतिक हल की तलाश को और आसान बनाने और मिडिल ईस्ट में वास्तविक शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल हो गई, और इसे लेकर अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार का रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। उधर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा कि यूएस ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा, जबकि ईरान ने बिल्कुल ठीक मांगे रखी थी। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की, साथ ही आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान से एक काल्पनिक खतरे का इस्तेमाल अपने संवैधानिक सिस्टम को खत्म करने के बहाने के तौर पर कर रहा है, और कहा कि ईरानियों से उनके नेताओं से सत्ता छीनने की अमेरिका की अपील बेहद निंदनीय और अमानवीय थी। पुतिन की ये कोशिश अहम मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। यूक्रेन के साथ समझौते में भी ट्रंप ने जो प्लान पेश किया था वो प्रो रूस माना जा रहा था।
उधर रूस को ईरान का करीबी माना जाता है। हालांकि उनकी कोशिश मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। तो क्या स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, वो आपने देख लिया है। एक तरफ लेबनान सुलग रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में आग लगी हुई है, तीसरी तरफ ईरान भी पूरी तरीके से झुलसा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की आर्थिकी को अच्छी खासी चोट पहुंची है। अब खबर गाजा से जुड़ी हुई भी आ गई है सबके बीच में कि इजराइल ने गाजा में रह रहे लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। गाजा में पर्चे गिरा करके ये चेतावनी जारी की गई है। लोगों को हमास से दूर रहने के लिए कहा गया है कि हमास की एक्टिविटी में लोग शामिल ना हो। सीधे तौर पर गाजा में ये जो पर्चे गिराए गए हैं, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कि आसमान से ये पर्चे बरसते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें दरअसल वार्निंग ही लिखी गई है कि लोग हमास से दूर रहें, उनसे किसी भी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश ना करें, उनकी एक्टिविटी में शामिल होने की कोशिश ना करें। जरा ये तस्वीर देखिए, ये पूरा उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ, अपनी भाषा में लिखा हुआ है और उसमें संदेश यही दिया गया है कि जो लोग हमास के समर्थक हैं, हमास के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरा समझ जाए। गाजा पट्टी में स्थिति ये है कि एक पूरे हिस्से को खत्म कर दिया गया है, लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है। अमेरिका वहां पुनर्वास की योजना लेकर के आ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस में बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे कि करोड़ों का खर्चा करके उस जगह को फिर से रीडेवलप किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से इजराइल ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हमास के साथ खड़े होकर के हमास की एक्टिविटी में साथ निभाते हुए गाजा के लोग पकड़े जाते हैं तो उनका वही हाल होगा जो होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वेस्ट बैंक से लेकर के गाजा तक एक संसद के अंदर, इजरायली संसद के अंदर कानून पास किया गया था कि अगर इसमें कोई भी हमास का समर्थक या हमास के समर्थन में लोग एक्टिविटी करते हुए पाए जाते तो उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि इस पूरे कानून पर बहुत ज्यादा कोहराम मचा था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ और तस्वीरें सामने आ जाती है कि हमास की एक्टिविटी में शामिल नहीं होने के लिए हमास के गाजा के लोगों को कह दिया गया है कि जो लोग गाजा में रहते हैं, अगर वो हमास का समर्थन करते हैं तो उन्हें उनसे दूरी बनानी होगी। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुक कर लेते हैं। खबर यह है कि आईडीएफ का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान पर बड़ा अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क पर एक बार फिर से हमला किया गया है। टनल का जाल बिछा हुआ है पूरे बेरूत में। अंडरग्राउंड टनल्स नेटवर्क को तोड़ने का जो दावा है वो कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से। दक्षिणी लेबनान में ये टनल नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। वो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको लगातार खबरें बताते रहे हैं कि हमास ने गाजा के भीतर टनल का एक नेटवर्क बिछा रखा है और इसी तर्ज पर हिजबुल्लाह ने भी बेरूत के अंदर टनल का नेटवर्क बिछा रखा है कि एक जगह हमला होता है तो टनल के माध्यम से वो दूसरी जगह जाकर के शरण ले लेते हैं। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ये तस्वीरें जारी करके कह रही है कि उन्होंने जो साउथ बेरूत में, दक्षिणी लेबनान में टनल नेटवर्क बनाया हुआ था वो हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, वो हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दो खबरें आपको बता रहे हैं। ये दोनों ही खबरें वैसे इजराइल से ज्यादा जुड़ी हुई हैं क्योंकि हमास के साथ इजराइल उलझा हुआ है, लेबनान के साथ इजराइल उलझा हुआ है और दोनों ही जगह जबरदस्त तबाही इजराइल की तरफ से की जा रही है। एक तरफ हमास से ना जुड़े, हमास की एक्टिविटी में गाजा के लोग शामिल ना हो, ये गाजा के लोगों को चेतावनी दी गई है पर्चे बाकायदा आसमान से बरसा करके। दूसरी तस्वीर ये है कि दक्षिणी लेबनान में जो टनल का जाल बिछाया हुआ है, किसकी तरफ से? हिजबुल्लाह की तरफ से। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है कि हमने उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को तोड़ने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी उनकी तरफ से जारी की गई हैं। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें जारी की गई है जिसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमने हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर नहीं हो पाने की एक बहुत बड़ी वजह रही है लेबनान में सीज फायर ना हो पाना। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे। हालांकि इजराइल और लेबनान अमेरिका में वार्ता करने जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की मौजूदगी की वजह से वार्ता सफल होने की उम्मीद है बेहद कम। एक और हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल का लेबनान पर एक्शन जारी है। वार्ता के लिए ईरान ने एक शर्त ये भी रखी थी कि लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया था कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
इस बीच नेतन्याहू खुद ही लेबनान पहुंच गए, जहां उन्होंने इजरायल के सैनिकों से मुलाकात की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हमलों के खतरे को खत्म कर दिया है। इस दौरान खबर है कि लेबनान से इजरायल पर कम से कम 10 रॉकेट हमले हुए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेबनान में इजरायल के सैनिकों के साथ मुलाकात का एक वीडियो नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आज लेबनान में अपने वीर लड़ाकों के साथ। इस वीडियो में भी उन्होंने अपने सैनिकों के लिए एक मैसेज भी दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हमने इस सुरक्षा क्षेत्र के जरिए लेबनान से होने वाले हमले के खतरे को नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ रक्षा मंत्री इजरायल काट्स और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर भी थे। नेतन्याहू ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान के अंदर जमीनी कार्रवाई से हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट हमलों के खतरे को रोकने में मदद मिली है। जो उत्तरी इजरायली समुदाय को निशाना बना रहे थे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायली सेना इस इलाके में हमास से भी निपट रही है। उन्होंने कहा कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है और इजरायल का मिशन जारी है। इस बीच खबर है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। सलाम के मुताबिक लेबनान ने इजरायल के सामने 2 शर्तें भी रखी हैं। लेबनानी कैदियों की रिहाई और 10 लाख से ज्यादा विस्थापित लोगों की वापसी की मांग की गई है। उधर लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिका में 14 अप्रैल को वार्ता होने जा रही है। दोनों ही देशों ने एक औपचारिक बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति की राह में हिजबुल्लाह एक बड़ा रोड़ा हो सकता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह का असर बहुत गहरा है और वो ईरान का साथ दे रहा है। ऐसे में लेबनान और इजरायल के बीच कोई समझौता हो सकता है, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। ईरान लेबनान में सीज फायर की मांग कर रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। ईरान की वजह से ही हिजबुल्लाह जंग में उतरा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह की दुश्मनी आखिरकार कितनी पुरानी है और ये दुश्मनी कैसे शुरुआत हुई थी। ईरान और इजराइल में दुश्मनी की सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई दुश्मनी। ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य उसके साथ ही मान लिया था। दोनों ही देश एक दूसरे को मानते हैं अपने अस्तित्व के लिए खतरा, और इसीलिए ये बार बार युद्ध में उतरते रहते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों की मदद ईरान की तरफ से की जाती है, ये ईरान पर आरोप लगते हैं। इसके अलावा सीरिया में ईरान की जो मौजूदगी है उससे इजराइल में तनाव भी बढ़ा रहता है। इजराइल को हमेशा के लिए ईरान खत्म करना चाहता है, ये इजराइल का कहना है। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से किए जाते हैं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए वो बार बार इस तरीके के युद्ध में उतरता है ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। तो ये उनके पूरा लंबा इतिहास है और ये सब कुछ शुरुआत 1979 से ही हुई है। हालांकि ईरान वो दूसरा देश रहा है जिसने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन उसके साथ ही 1979 की जैसे इस्लामिक क्रांति आती है, सबसे पहले इजराइल पर ये जो वैध होने का ठप्पा लगा था वो ईरान ने सबसे पहले रिमूव कर लिया, और उसे हटाने के साथ साथ उसने क्षेत्र में कुछ प्रॉक्सियों को जन्म दिया जो IRGC के जन्म के बाद हुए, हिजबुल्लाह और हूती खास तौर पर, जिसकी वजह से इजराइल बार बार इनसे ना चाहते हुए भी उलझने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हूती इजराइल को बार बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला इस बीच देखने को मिला है। साउथ लेबनान पर एक बार फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बड़ा हमला कर दिया है। IDF की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। कहां किया गया है? बिंत जबील, शामा, अल ख्याम में हिजबुल्लाह और IDF के बीच में जबरदस्त झड़प हुई है। यह भी बताया जा रहा है IDF ने बिंत जबील को घेर लेने का दावा कर दिया है। उस पूरी जगह को घेर लिया गया है IDF, और इसके साथ साथ बिंत जबील, शामा और अल ख्याम में IDF और हिजबुल्लाह के बीच में जबरदस्त झड़प के बाद जो तस्वीरें कुछ इस तरीके से सामने आई हैं। एक तो आसमान से बारूद बरसाई जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और उसके साथ ये तस्वीरें जरा आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऐसी ही तस्वीरें बेरूत से आ रही हैं। बार बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये कई शहरों की तस्वीरें सामने आई हैं कि वहां पर किस तरीके से नुकसान किया गया है। जरा एक बार ये तस्वीरें हम फुल स्क्रीन भी आपको दिखा देते हैं कि जब ये विस्फोट वहां पर होता है तो जो सामान रखा हुआ है, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, उसके साथ विस्फोट का शिकार हो जाता है।
तो लेबनान में इजराइल की तरफ से ये जो भारी हमला किया गया है उसकी वजह से भारी तबाही भी हुई है। शीफा के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान वहां पर भी हुआ है। कई जगह पर यह हमला किया गया है। शीफा में किया गया है, बिन्त जबील में किया गया है, शामा और अल-ख्याम में किया गया है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि लेबनान में इजराइल ने जो हमला किया है उसकी वजह से जो भारी तबाही शीफा में हुई है वो किस तरीके से हुई है। बताया यह जा रहा है कि लेबनान की ही एक जगह है शीफा, जहां पर रिहायशी इलाके में भारी तबाही हुई है और ये सब कुछ इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक की वजह से हुई है। ये शीफा की तस्वीरें सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद ये बिल्डिंग की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है और ये खत्म हो गई है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि मलबे में अगर कोई दबा हुआ है तो उसे बचाया जा सके, लेकिन जैसा हाल बेरूत का कर दिया गया है, लेबनान का कर दिया गया है, उसकी वजह से अभी तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। शिफा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी कुछ हाल ऐसा ही नजर आता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक शहर का हाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह का हाल, पूरी कंट्री का हाल कुछ इसी तरीके से कर दिया गया है। और इनका एक देश उत्तरी में है, एक देश दक्षिणी में है। किसी और देश को बीच में आने की जरूरत नहीं है जहां से इन्हें गुजरने के लिए किसी का एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता पड़े। इसलिए ये स्वतंत्र होकर के एक दूसरे पर हमला करते हैं। हिजबुल्लाह भी इसी तरीके से हमला करता है इजराइल पर, लेकिन इस बार इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक की जा रही है उसकी वजह से मानवीय संकट तो लेबनान के अंदर जरूर गहरा गया है। और यही वजह है कि अब इन दो देशों को एक टेबल टॉक के लिए मनाया जा रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगी तो इसी तरीके से हम नुकसान लेबनान के अंदर करते रहेंगे। और हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान में रहने वाले आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जो इन तस्वीरों में समझ में आती हैं। शिफा से लेकर के हर एक जगह को निशाना बना करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अमेरिका ईरान के बीच में जंग में एक बड़ा किरदार चीन भी है। अमेरिका चीन को पहले भी चेतावनी दे चुका है, लेकिन ये बात भी सही है कि चीन की मदद के बिना अमेरिका के लिए अपने लिए नए हथियार तैयार कर पाना मुश्किल होगा। तो क्या अमेरिका झुकेगा चीन के सामने, या फिर चीन पीछे हटेगा, जो उस पर 50% टैक्स लगाने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अमेरिका को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा लगभग खाली हो चुका है, लेकिन अब खबर है कि चीन से तनाव की वजह से अमेरिका की मुसीबतें बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान के हमलों से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। हथियारों की भरपाई के लिए जरूरी गैलियम पर चीन का दबदबा अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ती मांग और सप्लाई संकट से चीन की रणनीतिक ताकत मजबूत हुई है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। युद्ध की वजह से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ। इस सिस्टम में ऐसे रडार और इंटरसेप्टर शामिल होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को पहचान कर उन्हें हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन ईरान ने इन रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया, जिसके कई सिस्टम्स खराब या नष्ट हो गए। हथियारों को दोबारा तैयार करने के लिए अमेरिका को एक खास धातु गैलियम की जरूरत होती है। ये एक महत्वपूर्ण मिनरल है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड टरबाइन और मोबाइल लैपटॉप चार्जर जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स में भी होता है। लेकिन समस्या ये है कि गैलियम की प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका अपने हथियारों का स्टॉक फिर से भरने की कोशिश करेगा, गैलियम की मांग बढ़ेगी और इससे चीन की ताकत और बढ़ेगी। पिछले एक महीने में ही गैलियम की कीमत करीब 32% बढ़ चुकी है। इससे पहले भी चीन ने इस मिनरल की सप्लाई सीमित कर अमेरिका पर दबाव बनाया था, जिससे दोनों देशों के मिनरल के लिए बातचीत शुरू हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान के हमलों के कारण अमेरिका को एक मिसाइल गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। कुछ मामलों में एक मिसाइल को रोकने के लिए 10 से 11 इंटरसेप्टर तक दागे गए। इससे हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ। गैलियम के अलावा टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूदा सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग में भी चीन का 90% से ज्यादा नियंत्रण है। ऐसे में अगर सप्लाई में बाधा आती है तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $3 अरब का समझौता किया, जिसमें गैलियम रिफाइनरी बनाने की योजना भी शामिल है।
पेंटागन ने कंपनी में $400 मिलियन का निवेश भी किया, जो देश की इकलौती रेयर अर्थ माइन चलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बता दें कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की रेटिंग पर आखिरकार कितना ज्यादा असर पड़ा है। अगर शुरुआत 2024 की जाए तो यूएस की अप्रूवल रेटिंग 39% हुआ करती थी, 39% हुआ करती थी, 2025 में घट करके 31% हो गई, सीधे 8 अंक। तो ये शी जिनपिंग को, तो ये तस्वीरें हैं वहां की कि अमेरिका के हाल खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका में जिस तरीके से ये बार बार नीतियां बदली जाती है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान बदलते हैं, उसकी वजह से ये अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरते जा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में भले ही अमेरिका अपनी जीत का दावा कर ले, लेकिन वास्तव में अमेरिका इस जंग में हारता हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे वो हार रहा है, देखें जरा। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान हो गया, यानी दोनों ओर की मिसाइल अगले 2 हफ्ते तक नहीं गरजेंगी। दोनों पक्ष अब कम से कम 2 हफ्ते तक तबाही नहीं मचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या अमेरिका जीत गया है? अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध को बहुत आसान समझा था। उन्होंने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर रोक लगाने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने और प्रॉक्सी सपोर्ट खत्म करने के मकसद से जंग का आगाज किया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर से लेकर मिसाइल लॉन्च पैड तक तबाह किए गए। ईरान के तेल कारोबार तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उधर ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले किए, खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन की बारिश की। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम महज खिलौना बनकर रह गए। सबसे बड़ा वार ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजे के रूप में किया। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा क्या कसा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। ईरान के हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव पड़ा। ईरान के हमलों से ट्रंप की हालत ऐसी हो गई कि वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हर गुजरता दिन अमेरिका के लिए महंगा साबित हो रहा था, और ना ही वो जंग से पीछे हट पा रहे थे, क्योंकि ईरान के हमलों से कहीं ये साबित नहीं हो रहा था कि ईरान कमजोर पड़ा। इस बीच अचानक अमेरिका ईरान की 10 शर्तों पर सीजफायर के लिए राजी हो गया। ये बात बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर इन शर्तों को मानना ही था तो ये पहले भी हो सकता था, बल्कि शायद पहले हालात कुछ और ही होते, क्योंकि ईरान की फहरिस्त में ना तो मुआवजा शामिल होता और ना ही हॉर्मुज पर नियंत्रण की शर्त। तो क्या ये सुपर पावर का सरेंडर नहीं है? अमेरिका सीजफायर को लेकर चाहे जितनी जीत का दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि उसने ईरान जैसे छोटे देश के आगे घुटने टेक दिए और आखिरकार एक बार फिर अमेरिकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। या यूं कह ले कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की फहरिस्त में अब ईरान का नाम भी जुड़ सकता है। अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर करना चाहता है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि आर्थिक तौर पर उसे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसके हथियार लगातार खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के अंदर लगातार प्रदर्शनों की संख्या बढ़ते जा रही है, करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर करके नो किंग्स मूवमेंट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ आने वाले वक्त में मिड टर्म के इलेक्शन होने वाले हैं और मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप कुर्सी गंवा सकते हैं, ये पहले से कहा जा रहा था। चौथा, ट्रंप के साथ रहने वाले उनके ही सांसद अब उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो लगातार पहले से विरोध कर रहा था, अब ऐसे में 85 सांसद एक साथ उठ करके खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसीलिए ट्रंप को थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी है। लेकिन अभी भी ये युद्ध विराम कब टूट जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये जरूर दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ और राउंड्स की बातचीत भी होगी और इस युद्ध को अब टेबल टॉक के माध्यम से ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे जो सैन्य लक्ष्य थे वो हमने पूरे कर लिए हैं,
अब कूटनीतिक रास्ते से इस युद्ध को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो विस्फोट में ये थी आज की खबरें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।